अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो H1 वीज़ा बंद किए जा रहे हैं या जो उनकी फ़ीसें बढ़ाई जा रही हैं, इस तरह का जो भी प्रयास हो रहा है, उससे हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे दूरगामी और नज़दीकी क्या इफ़ेक्ट होने हैं, आज मैं इस टॉपिक पे आप सब लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहूँगा। कई पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो मैं इस टॉपिक में ना कवर कर पाऊँ। एक्सपेक्ट करूंगा कि कमेंट्स में, अगर आप एक सिंसियर और संवेदनशील रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, तो आपको कमेंट्स में उनको ऐड ज़रूर करना चाहिए। मेरे हिसाब से जितना पैनिक है, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव इफेक्ट होते हैं। इसके ज़्यादा हमें निगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी को एक छोटा सा सेटबैक तो मिलेगा, खासतौर से उन शहरों को जो IT बेस्ड शहर हैं, जिनकी ग्रोथ IT बेस्ड पे हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हैदराबाद है, बेंगलोर है, देन अभी इस समय मोहाली भी उस कैटेगरी में गिना जा सकता है। तो इन शहरों में जब ये अफरा तफरी मचेगी तो कुछ दिनों के लिए ये ज़रूर होगा कि उनकी जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स होती थी इंडिया में, कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब होंगी। लेकिन ये आप भूल रहे हैं कि अमेरिका में बंद हुआ है H1 वीज़ा, बाकी कंट्रीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है जैसे चाइना ने आगे बढ़ाया, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इन कंट्रीज़ में ये एक IT कंपनीज उधर शिफ्ट होना चाहें, अपने स्टाफ को उस तरफ ले जाना चाहें। और फिर कुछ दिनों बाद अमेरिका को भी रियलाइज़ होगा कि जो पर्पस है उनका अमेरिकन अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का, वो पर्पस इस वीज़ा को या इसकी फ़ीस बढ़ाने से नहीं सॉल्व होना है। वो पर्पस सॉल्व होना है जब वहाँ पे स्किल्ड लेबर, मैं तो लेबर ही कहूँगा उन इंजीनियर्स को जो अपनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेने के बाद विदेशों में जा कर के नौकरी और चाकरी करते हैं और मशीनों की तरह से ज़िंदगी काटते हैं। हमारे देश में बेशक पैसा कम मिलता है, लेकिन काम की यहाँ भी कमी नहीं है। बट फिर भी उन स्किल्ड लेबर्स को अगर अमेरिका नहीं डेवलप करता है, तो वो H1 वीज़ा की फ़ीस बढ़ा करके उसको निजात नहीं मिलनी, क्योंकि कंपनी की इकनॉमी सिर्फ एक चीज़ से नहीं चलती। वहाँ लोग होंगे, जिनके पास पैसा होगा तो वो खर्चा करेंगे तो मार्केट में पैसा रोटेट होता है। लेकिन अब मेन मुद्दे पे आते हैं, इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं आज। निगेटिव इफेक्ट पे बहुत कुछ है बोलने के लिए, सोचने के लिए। पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं इसके। पहली बात तो हमारे वो भाई लोग अगर वापस आएंगे, तो मैं उनको लेबर नहीं कहूँगा, स्किल्ड लेबर नहीं कहूँगा। अगर वो इंडिया वापस आते हैं तो इंडिया में भी हाथ फैलाए बैठी हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ, डेल है, माइक्रोसॉफ्ट है और टाटा TCS है। इस तरह की कंपनियों में थोड़ा तनख्वाहों में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आपको पता ही है ना, खाना तो उतना ही है, बाकी तो सब शोबाजी में खर्चा होना है। तो ज़रूरतों को लेकर के एक शेर अर्ज़ करता हूँ। रहता है एक ही कमरे में आदमी, रहता है एक ही कमरे में आदमी, बाकी मकान में उसका गुरूर रहता है। तो इसलिए मतलब रिक्वायरमेंट्स उतनी नहीं होती जितनी हम अफरा तफरी मचा देते हैं। और फिर ये कोई भी खबर, कोई भी न्यूज़, कोई भी डेवलपमेंट किसी भी सरकार का, अनलेस वो वार वाली स्थिति हो, इतना बड़ा उसका नुकसान नहीं होता है। अब हम इसके फ़ायदे बताते हैं। जो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को विदेशों में जा कर के काम करने का अवसर देती थीं, उनका वर्किंग वीज़ा में उनको फ़ीस लगती थी, जो वो फ़ीस कई गुना बढ़ा दी गई है। जो करीब पहले नॉर्मल फ़ीस होती थी, वो आज की डेट में इंडियन करेंसी में 80 लाख रुपए के आसपास हो गई है। तो संभावना है कि नए बंदों को वहाँ नहीं, नए स्किल लेबर को वहाँ नहीं भेजा जाएगा, पर जो ऑलरेडी मौजूदा हैं और यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं या किसी और काम से आए हैं, उनकी फ़ीस में कोई इजाफा नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये लोग वहाँ से वापस आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जब कुछ करती है तो सिर्फ एक फील्ड में नहीं करती है, तो वापस आने पर रियल एस्टेट पे क्या अच्छे प्रभाव पड़ने हैं। भैया जब ये लोग आएंगे तो पैसा इनके पास बहुत है, तो आएंगे तो इंडिया में इनको रहने के लिए, हो सकता है ये जॉइंट फैमिली में ना रह पाएँ, तो इन घरों की डिमांड फिर से एकदम से राइज होगी, ख़ास तौर से फ्लैटों की। सेकंड, इसका जो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ना है कि जो कोविड के बाद जो कोवर्किंग स्पेस का कल्चर चला था और कई बड़े बड़े ऑफिसेस ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डाल दिया था, तो बहुत ही ज़्यादा जो हमारा कमर्शियल स्पेस है, जिसमें ऑफिस स्पेस कहते हैं हम जिसको, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे, स्केल पे वो ऑफिस स्पेस वैकेट हुए थे, क्योंकि कंपनियों ने अपना एरिया जो है, रेंटल एरिया स्क्वीज़ कर लिया था, क्योंकि बच्चे घर से काम कर रहे थे। अब जब ये लोग आएंगे तो हमारे ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। सेकेंड थिंग, हमारे देश में हमारे लोग आएंगे और पैसे से संपन्न लोग आएंगे। कोई वो बांग्लादेशी और वो लोग नहीं आ रहे हैं जो गलत रास्तों से और गलत तरीक़ों से, गरीबी जिनके पास होती है। ये संपन्न लोग हैं। अगर ये हिंदुस्तान आएंगे, थोड़े दिनों के बाद ये अपनी लाइफ को नॉर्मल करते हुए प्रॉपर्टियां भी खरीदेंगे, और ये संपन्न जनता आ रही है, तो इससे हिंदुस्तान के रियल एस्टेट को बूस्ट ही मिलना है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कहीं एक छोटा सा स्टेप ले ले कि इनके आने पर सरकार अपनी तरफ से कोई ऐसा बहुत बड़ा एक पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की प्लानिंग भी डिक्लेयर भर कर दे, तो उससे भी बहुत मनोबल बढ़ता है और लोग आकर के 1-1.5 साल का जो भी उनको इंतज़ार करना पड़ता है, वो इंतज़ार वो इधर उधर काम करके
और सरकार के साथ वो, क्योंकि अब भारत सरकार भी सोच रही है कि हम इन स्किल्ड लेबर्स को बाहर जाने से कैसे रोकें ताकि हमारा देश भी विश्व गुरु बनने के रास्ते में आगे बढ़े। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा बेनिफिट होना है, इनमें से बहुत लोग इतनी ज़्यादा क्षमता रखते हैं जो अपनी खुद की कंपनियां फॉर्म कर सकते हैं। ये जो पैसों से संपन्न लोग जब हिंदुस्तान में आएंगे तो इनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी भी होगी, और इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा तरीका होता है धन कमाने का। कई बार ऐसा होता है कि ये लोग इतने संपन्न होते हैं कि इन्वेस्टर ही बन जाते हैं। तो घुमा फिरा करके किसी भी परिस्थिति को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। कहते हैं उड़ने दो धूल को, देखते हैं कहाँ तक जाएगी, आखिरकार तो नीचे ही आएगी। तो सिचुएशन ऐसे हैं कि आप एकदम से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे प्लान्स चल रहे हैं वो चलते रहने चाहिए। सरकार बैठी है, बड़े बड़े दिमागदार बंदे बैठे हैं वो हैंडल करने के लिए, और अमेरिका की हर पॉलिसी बेस्ट ही नहीं होती है। कई जगह वो मुँह की खा रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद।